गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 15 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स आज कोई रिवीजन नहीं है क्योंकि कल मैंने 7 डेज़ का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवाया है। 87 क्वेश्चन है, मात्र 20 मिनट में है फ्रेंड्स। और यह जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेपरेट वीडियो है, तो आप लोग कल के वीडियो को अवश्य देखें फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी आंसर होगा हरियाणा। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी और अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी भी दिखाई। यह डेवलपमेंट पूरे भारत में विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। नए टर्मिनल प्रोजेक्ट में एक आधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो सुविधा और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोकेटेड? आंसर हो जाएगा इसका बी, सागर। तो सागर में जो है यह अभयारण्य स्थित है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है, जो राज्य का 25वां अभयारण्य होगा। यह अभयारण्य बांदा और शाहगढ़ तहसीलों सहित उत्तरी सागर वन प्रभाग के अंतर्गत लगभग 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी घोषणा जो है 14 अप्रैल 2025 से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर की गई। अब बात हो रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की, तो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत जो है इस बार 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के 134वें जन्मदिन के रूप में अंबेडकर जयंती मनाने जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, विधिवेता और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? रिसेंटली रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट वेयर गिवन जीआई टैग? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, मेघालय। तो मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। यह राज्य की पारंपरिक बुनाई कला और समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित व बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। रिंडिया हाथ से तैयार एरी रेशम से बुना हुआ वस्त्र है, जो खासी समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? हु मेड द हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन आईपीएल हिस्ट्री? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी आंसर होगा अभिषेक शर्मा। ठीक है, तो डिटेल्स देखते हैं। देखिए, सनराइजर हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ महज 55 गेंदों में 141 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया। इस पारी के साथ उन्होंने केएल राहुल के 132 रन के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक की इस धमाकेदार पारी में 10 शानदार छक्के और 14 चौके शामिल थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? हु रिसेंटली वोन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल? इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। कार्लोस अल्काराज, इसका आंसर होगा सी। चलिए, कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में लॉरेंजो मुसेटी को 3-6, 6-1, 6-0 के स्कोर से हराकर अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता।
यह अल्काराज का छठा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब है और 2024 में इंडियन वेल्स जीतने के बाद उनका पहला खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा आंसर, सौरभ गांगुली जी। ठीक है, सौरभ गांगुली। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वहीं वीवीएस लक्ष्मण भी पैनल के सदस्य बने रहेंगे। गांगुली को वर्ष 2021 में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे अनिल कुंबले की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए कहाँ एक साइकिल रैली आयोजित की गई? वेयर वॉज ए बाईसाइकिल रैली ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द 78th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रसिया डिप्लोमेटिक रिलेशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नई दिल्ली। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत रूस कूटनीतिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 13 अप्रैल को नई दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। साइकिल रैली में 1941 से 1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में रूस की जीत की 80वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 दिनों तक चलने वाली दूसरी राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी 2081 कहाँ संपन्न हुई? वेयर वॉज द 4 डे लॉन्ग सेकेंड नेशनल हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन 2081 कंक्लूडेड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर होगा काठमांडू घाटी, इट मीन्स काठमांडू वैली। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, दूसरा राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2081 काठमांडू में संपन्न हुआ। नेपाल में काठमांडू घाटी के भ्रुकुटी मंडप में 4 दिनों तक चलने वाला दूसरा राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2081 हाल ही में संपन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहाँ फिल्म फोरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया? वेयर हैज़ द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार ऑन फिल्म फोरेंसिक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी दिल्ली, इट मीन्स न्यू दिल्ली। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, विश्व की सर्वप्रथम फिल्म फोरेंसिक पर संगोष्ठी NFSU ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में दुनिया की पहली फिल्म फोरेंसिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्यायपालिका विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एपेडा और किस पूर्वोत्तर राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है? एपेडा एंड विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम बायर सेलर मीट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए अरुणाचल प्रदेश। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपेडा और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने तवांग अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में पुरुष की रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस रिकवरी टीम इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 इन USA? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि चाइना ने। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, अमेरिका में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन की टीम ने जीता है। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। अमेरिका के आबर्नडेल में हाल ही में हुए फाइनल में भारतीय टीम मेधिरज बोमा देवड़ा और तरुणदीप राय और अतनु दास ये सभी शामिल थे इस टीम में। ठीक है, और प्रतियोगिता का स्वर्ण चीन ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इन इंडिया द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इट मीन्स IIP पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इट मीन CSO। इन इंग्लिश सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इट मीन CSO। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए फरवरी 2025 में औद्योगिक उत्पादन में केवल 2.9% की वृद्धि हुई, जो 6 महीनों में सबसे कम है और बाजार की 4% की उम्मीदों से कम है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब CSO द्वारा यह जो है प्रकाशित किया जाता है, तो यह आधुनिक औद्योगिक संरचना को दर्शाने के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 को निर्धारित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। माउंट इस्पर जो हाल ही में समाचारों में था, किस देश में स्थित है? माउंट इस्पर विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। डिटेल्स देखते, देखिए दर्जनों छोटे भूकंप माउंट इस्पर को हिला रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में 11,000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी जल्द ही फट सकता है। माउंट इस्पर एक बर्फ और बर्फ से ढका हुआ स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कुक इनलेट क्षेत्र में एंकोरेज से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह अलास्का रेंज में एक खाई के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और ज़्यादातर जो है एंडीसाइट चट्टान से बना हुआ है। ज्वालामुखी में एक लावा गुंबद, एक टूटा हुआ स्ट्रेटो ज्वालामुखी और क्रेटर पीक वेंट, एक छोटा ज्वालामुखी शंकु शामिल है। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर है और इसमें 5x6 किलोमीटर का कैल्डेरा है, जो 10,000 साल पहले एक क्रेटर के ढहने से बना था, जिससे चकचमना झील बनी है। कौन सी झील बनी है? जिससे चकचमना झील इसी से बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2025 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इस बारे में निम्न में से क्या सही है? द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स हिस्टोरिक जजमेंट गिवन ऑन अप्रैल 12, 2025 important remarks about the decision taken by the governors and the president on the bills. Which of the following is correct in this regard? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ द एबव। तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। सभी इसमें से सभी सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दी। दूसरा स्टेटमेंट है कि इनके अनुसार राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने में निर्णय लेना होगा। तीसरा स्टेटमेंट है सर्वोच्च अदालत के अनुसार अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो नहीं। अनुच्छेद 201 में सेल्फ डिक्लेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है 2 में से एक विकल्प को उन्हें चुनना होगा। इनमें से सभी सही है फ्रेंड्स। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए यह ऐतिहासिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला और R महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए फैसले में दी। फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा रोक कर रखे गए 10 विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष दोबारा विचार के लिए भेजने की तिथि से मंजूर घोषित किया है। यह पहला अवसर है जब सर्वोच्च अदालत ने सीधे विधेयकों को मंजूर घोषित किया है। ठीक है, विधेयकों को राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोर्ट के आदेश से कानून की हैसियत मिली है। ठीक है, कोर्ट के आदेश से जो है इसको कानून की हैसियत मिल गई है जो बिल था। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को सीधे मंजूरी का फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में हाल ही में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है? इन विच स्टेट द रिसेंट कास्ट सेंसस रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ फ्रॉम द करेंट 32% टू 51%? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी कर्नाटका, इट मीन्स कर्नाटक। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए हाल ही में जाति आधारित जनगणना या गणना रिपोर्ट में
कर्नाटक राज्य में पिछड़े समुदायों यानी ओबीसी के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। जाति जनगणना कर्नाटक का देखेंगे। कर्नाटक सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण किया, जिसे जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है या जाति गणना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है? देखिए, इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राज्य के पिछड़े वर्गों की आबादी 70% पाई गई, जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। अब उच्च आरक्षण, देखिए यह सिफारिश शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू होगी, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 85% तक पहुंच सकता है। अब इसमें कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है, तो रिपोर्ट को राज्य की राजनीति में काफ़ी चर्चा में लाया है। ठीक है, और कुछ राजनीतिक दलों ने इस सिफारिश की आलोचना की है, जबकि कुछ ने इसका समर्थन किया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सीमा क्या है इस संबंध में? इस सिफारिश का विरोध करने वालों का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट में जो है 32% से बढ़ा करके तो बोला गया 51% करने की सिफारिश की गई है, तो राज्य में कुल आरक्षण सीमा बढ़ करके 85% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ लेफ्ट जर्मनी बिहाइंड टू बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइंड एंड सोलर एनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, तीसरा, इट मीन्स थर्ड। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत में जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा वह जर्मनी को पीछे छोड़कर पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के 6ठे संस्करण में कहा गया है कि पिछले साल पवन और सौर ऊर्जा ने मिलकर वैश्विक बिजली का 15% उत्पादन किया। भारत का इसमें हिस्सा जो है 10% रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा सहित कम कार्बन स्रोत मिलकर 2024 में दुनिया का 40.9% यानी 40.9% बिजली उपलब्ध कराया गया। ठीक है, 1940 के दशक के बाद यह पहली बार है जब 40% का आंकड़ा पार किया गया है। अब देखिए, भारत में स्वच्छ स्रोतों से बिजली उत्पादन में 22% का योगदान है। जल विद्युत ने सबसे अधिक 8% योगदान दिया, जबकि पवन और सौर ऊर्जा ने मिलकर 10% का योगदान दिया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद।